नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडुटेरिया का जुनून सीरीज जो बीपीएससी 17वीं के लिए है, उसका जो टेस्ट पेपर 2 है, टेस्ट पेपर 2 जिसमें मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन को बेसिकली डिस्कस किया गया है। इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसके पहले 50 क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग इस टेस्ट पेपर के जो अगले 60 क्वेश्चन है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ये 60 क्वेश्चन में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक है आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ, उस पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर क्वेश्चन है। उसके अलावा खिलाफत मूवमेंट पर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर क्वेश्चन है, और आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर क्वेश्चन है, और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपको। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है आपको, पहला क्वेश्चन जो है, वेयर वाज ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत हेल्ड इन नवंबर 1990। तो ऑल इंडिया खिलाफत जो कॉन्फ्रेंस हुआ वह 1919 ईस्वी में, वह कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस आपको 1919 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। यह कहां पर हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। तो खिलाफत कॉन्फ्रेंस का जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था, उसके चेयरमैन कौन थे? तो याद रखिएगा, उसके चेयरमैन थे आपको महात्मा गांधी। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुआ 1919 में, उसके चेयरमैन कौन थे? महात्मा गांधी। अगला है, वेयर वाज द स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन सितंबर 19 टू कंसीडर द इशू ऑफ पंजाब एंड खिलाफत एंड टू गिव अप्रूवल टू कैरी आउट द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम अंटिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रूल। तो आपको जो स्पेशल सेशन सितंबर में हुआ था, कांग्रेस का स्पेशल सेशन जो 1920 ईस्वी में सितंबर में हुआ था, यह कहां पर हुआ था? आपको खिलाफत के इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। तो याद रखिएगा, यह कहां हुआ था? तो यह आपको कलकत्ता में हुआ था। यह कहां पर हुआ था? तो यह कलकत्ता में हुआ था। एक बार हम लोग ये जो है पूरी कहानी को थोड़ा सा डिटेल ढंग से समझते हैं। तो देखिए, 23 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस आपको दिल्ली में होता है। 23 नवंबर 1919 को आपको ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहां पर होता है? दिल्ली में होता है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके चेयरमैन होते हैं। उसके बाद आपको 9 जून 1920 को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहां पर होता है? दिल्ली, इलाहाबाद में होता है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस खिलाफत की इश्यूज को लेकर ऑल पार्टी मूवमेंट जो है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में कब होता है? 9 जून 1920 को होता है। खिलाफत कम्युनिटी एट इलाहाबाद एक्सेप्टेड द सजेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लीड द मूवमेंट। तो ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है आपको 9 जून 1920 में इलाहाबाद में होता है। वहां पर खिलाफत कमेटी के जो लीडर्स है वो महात्मा गांधी को कहते हैं आप इस मूवमेंट को लीड कीजिए। उसके बाद आपको देखिए 1 अगस्त 2020 में 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 को ऑफिशियली जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो आप याद रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको ऑफिशियली कब स्टार्ट होता है? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में आपको लॉन्च किया जाता है ऑफिशियली। कारण क्या है ऑफिस इसके लॉन्च करने का? जो खिलाफत का इशू पंजाब में जो रॉन्ग हुआ, पंजाब में कौन सा रॉन्ग हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट आपको 1919 ईस्वी में हुआ, उसके बाद जो हंटर कमीशन बना, उस हंटर कमीशन ने जो जलियांवाला बाग के लिए जो गवर्नर जिम्मेदार था, उसको कोई सजा नहीं दिया। तो पंजाब में जो रॉन्ग हुआ था उसके खिलाफ, और इनविजिबल फ्लो ऑफ इंडिया एजुकेट रिफॉर्म जो आपको 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म पास हुआ था, उससे कांग्रेस के लोग खुश नहीं थे। तो इनविजिबल फ्लो ऑफ इंडिया एजुकेट रिफॉर्म हो रहा था। ये तीनों के कारण आपको कौन सा हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ आपको 1 अगस्त 1920 को। अब यह महात्मा गांधी स्टार्ट कर दिया है खिलाफत के लीडर्स के साथ मिलकर। अब ये जो प्रपोजल है, इसको कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन होता है। कांग्रेस का जनरली सेशन दिसंबर में नहीं होता, जिसको हम एनुअल सेशन कहते हैं, लेकिन कांग्रेस टाइम टाइम पर कुछ स्पेशल चीज को डिस्कस करने के लिए स्पेशल सेशन भी करता है। तो जब महात्मा गांधी ने आपको 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, किसके साथ मिलकर? खिलाफत कमेटी के साथ मिलकर कर दिया। तो इसी बात को अप्रूव करने के लिए कांग्रेस का स्पेशल सेशन कहां पर होता है? तो कलकत्ता में होता है। याद रखिएगा, 4 to 9 सितंबर 1920 होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पर प्रेसिडेंट है आपको लाला लाजपत राय। स्पेसिफिकली टू पास द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड विद डिमांड फॉर स्वराज। तो यहाँ पर बहुत सारे डिमांड होता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो होता है स्पेशल सेशन, आपको ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उसको पास करने के लिए। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए स्पेशल सेशन होता है, ये नैरो वोट से ये पास होता है। बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। केवल 7 वोट से महात्मा गांधी का ये जो प्रपोजल है पास होता है। याद रखिएगा, 7 वोट से यह प्रपोजल पास होता है। उसके बाद आपको फिर वार्षिक अधिवेशन होता है आपको 1920 में। वहां पर उसका जो कांग्रेस का अधिवेशन है दिसंबर में, फिर वहां पर भी यह जो सितंबर में बात फाइनल किया जाता है, उसको अप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, इतना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते फिर। ठीक है, तो समझ में आ गया। सितंबर 1920 में आपको कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जो आपको लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में। ठीक है, अगला जो है, fill the blank space on the basis of appropriate option. The program of non-cooperation movement was approved in dash session of Congress in December 1920. तो कांग्रेस का जो 1920 में अधिवेशन हुआ, एनुअल अधिवेशन, वह कहां पर हुआ था? जहां पर जो सितंबर में कांग्रेस का स्पेशल डिसीजन लिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। तो कांग्रेस का इस साल का अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन था, ये कहां पर हुआ? तो यह हुआ था नागपुर में। याद रखिएगा, नागपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें यह डिसीजन लिया गया। जो सितंबर में जो कांग्रेस का स्पेशल अधिवेशन जो डिसीजन लिया गया, वह सही अधिवेशन में डिसीजन है। तो याद रखिएगा, नागपुर के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सी
सी विजय राघवाचार्य ने की थी, सी विजय राघवाचार्य ने की थी। और कांग्रेस का यह जो 1920 का अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन, जो आपको नागपुर हुआ, यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी 1920 के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बनाया जाता है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह आपको पहली बार 1920 के अधिवेशन में आया। तो ठीक है, कांग्रेस ने इसी में कहा कि कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो 1920 के इस अधिवेशन में यह भी कहा गया जो हमें क्या चाहिए, स्वराज्य चाहिए शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से। संवैधानिक तरीके से जैसे मॉडरेट्स चाह रहे थे, अब यह संवैधानिक तरीके से ही केवल प्राप्त करने के इच्छुक नहीं थे। तो याद रखिएगा, नागपुर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1920 का। उसका इन व्हिच सिटी वाज द मीटिंग ऑफ खिलाफत कमेटी ऑफ 1920 व्हिच रिक्वेस्टेड गांधी जी टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हेल्ड। अभी मैं आपको बताएं, जो जून 1920 में इलाहाबाद में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहां पर, इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें खिलाफत कमेटी के लोगों ने गांधी जी को बोला जो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड कीजिए। इसी के बाद आपको 1 अगस्त को महात्मा गांधी जो है क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, इन व्हिच सिटी वाज द मीटिंग ऑफ खिलाफत कमेटी ऑफ 1920। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद में महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया गया था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, द पलानुडु फॉरेस्ट सत्याग्रह वाज कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ कानगेंती हनुमंतु इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। पलानुडु फॉरेस्ट सत्याग्रह वाज पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यह याद रखिएगा, यह जो आपको कानागेंतु हनुमंतु आदमी है, ये साउथ इंडिया का आदमी है, यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जब महात्मा गांधी ने बोला कि किसी भी आदमी को जो टैक्स है या जो भी ऑफिशियल चार्जेस लिया जाता है, वह सब चार्ज किसी आदमी को नहीं देना। तो यह जो आंध्र प्रदेश के लीडर थे, ये जो है आपको जो फॉरेस्ट चार्ज ब्रिटिश गवर्नमेंट लेता था जानवर को चराने के लिए, जानवर जब जंगल में जाता था तो उस जंगल में जब जानवर चरता था तो उसके बदले आपको किसानों सबसे टैक्स लिया जाता था। तो यह पलानुडु फॉरेस्ट सत्याग्रह किया गया कनागुटु हनुमंतु के द्वारा। जब उसने टैक्स देने से मना कर दिया तो इसके जो जितने भी जानवर थे, उस गांव के जितने भी जानवर थे, सबको पुलिस स्टेशन लेके चला जाता है और इस आदमी को आपको 26 गोली मारा जाता है, 26 से 27 गोली मारा जाता है फॉरेस्ट सत्याग्रह करने के लिए। तो यह बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट डेथ हुआ था आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। याद रखिएगा, इनका डेथ कब होता है, 58 नहीं मिनट, ठीक है, 56 का पलानुडु, ठीक है, याद रखिएगा। पलानुडु फॉरेस्ट सत्याग्रह वाज पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसकी कहानी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। 22 फरवरी 1922 को यह मर जाते हैं और सहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने अपनी स्थानीय कांग्रेस समिति को यह इजाजत दी थी कि जब उन्हें लगे कि जनता कानून की अवज्ञा करने के लिए तैयार है तो वे आंदोलन प्रारंभ कर सकते। इसी के तहत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पलनाडु नामक स्थान पर कनगुतु हनुमंतु के नेतृत्व में किया गया पुल्लारी सत्याग्रह। पुल्लारी सत्याग्रह क्या था, तो इस आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा वनों में अपनी मवेशियों को चराने या जंगलों की लकड़ी इकट्ठा करने के लिए किसानों पर लगाए गए कर के विरुद्ध शुरू किया गया था। जब इसने यह टैक्स देने से मना कर दिया तो इसके जितने भी जानवर सब थे सबको पुलिस स्टेशन लेके चला गया। जब यह गया पुलिस स्टेशन से जानवर लाने के लिए तो इसको 26 गोली मारा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। उसके बाद इन व्हिच मंथ ऑफ द ईयर 1921 डिड द प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव इन इंडिया। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो आपको नवंबर मंथ में आते हैं, नवंबर मंथ में आते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जब ये बॉम्बे पहुंचते हैं नवंबर मंथ में, वहां पर राइट्स हो जाता है जो हिंदू मुसलमान जो है पारसी और एंग्लो इंडियन के विरुद्ध में राइट करता है। हिंदू मुसलमान आपस में राइट नहीं करता, हिंदू मुसलमान मिलकर पारसी और एंग्लो इंडियन के विरुद्ध में अटैक करता है, क्योंकि पारसी और जो एंग्लो इंडियन थे वे बॉम्बे में प्रिंस ऑफ वेल्स की स्वागत करना चाह रहे थे, उनके लिए प्रोग्राम कर रहे थे। और हिंदू और मुसलमान जो थे दोनों मिलकर क्या करते हैं, वहां पर पारसियों को एंग्लो इंडियनों को के साथ मारपीट करता है। तो ये इंसिडेंट करता है 19 से 20 नवंबर, जिसमें 58 आदमी मारा जाता है। जिसमें ये जो राइट्स होता है जिसमें 58 आदमी मारा जाता है, ये कहाँ होता है, बॉम्बे में होता है 19 से 22 नवंबर का। याद रखिएगा, यह किस इन व्हिच मंथ ऑफ द ईयर 1921 द प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इन इंडिया, तो नवंबर में आया। यहीं पर आपको राइट्स होता है, 58 आदमी मारा जाता है। उसके बाद देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Delhi Pact was concluded on 5th February 1931. The annual conference to approve the Delhi Pact was held in Karachi on March 29, 1931, which was presided by Vallabh Bhai Patel. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आपको 12 मार्च को ये लोग दांडी मार्च के लिए निकलते हैं। आपको 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं, 6 अप्रैल को आपको क्या करते हैं, नमक सत्याग्रह किया जाता है, नमक कानून तोड़ा जाता है। तो ये कब है, 1930 की बात। उसके बाद महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली में पैक्ट होता है। दिल्ली में पैक्ट कब से शुरू होता है, तो 27 फरवरी से। 27 फरवरी को यह जो महात्मा गांधी है और लॉर्ड इरविन फ्री फ्रैंक और फ्रेंडली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्री फ्रैंक और फ्रेंडली डिस्कशन स्टार्ट होता है 27 फरवरी से। इनका डिस्कशन होता है, रात भर बैठ के ये दोनों का बात करें क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइनली ये लोग का एक स्टेटमेंट इशू होता है 5 फरवरी 1931 को। 5 फरवरी 1931 को जो इशू होता है फाइनल स्टेटमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट बिटवीन लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी, जिसके तहत यह डिसीजन लिया जाता है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म किया जाएगा। तो टेम्पररी सिविल डिसोबीडियंस खत्म भी हो जाता है और महात्मा गांधी जो है आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दिल्ली पैक्ट वाज कंक्लूडेड ऑन 5 मार्च 27 फरवरी को। 27 फरवरी से इनका डिस्कशन स्टार्ट ही होता है। यहाँ 5 फरवरी दिया गया, ये गलत है। 27 फरवरी से इनका डिस्कशन स्टार्ट होता है, हर रात ये लोग जाके बातचीत करते रहते हैं। और यह फाइनल जो इनका पब्लिश होता है दिल्ली पैक्ट, ये होता है आपको 5 मार्च को। या 5 मार्च को इनका लगभग 10-12 पन्ने का नोटिफिकेशन निकलता है, जो यह डिसीजन लिया गया है। तो यह कब हुआ है, तो यह हुआ है आपको 5 मार्च 1931। 5 फरवरी दिया है जो गलत है।
उसके बाद है द एनुअल कॉन्फ्रेंस टू अप्रूव द दिल्ली पैक्ट वाज हेल्ड इन कराची ऑन मार्च 29 1931 व्हिच वाज प्रिसाइडेड बाय वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा आपको यह जो 58 का बी ऑप्शन है यह सही है। आपको कराची में होता है इसमें क्या होता है वल्लभ भाई पटेल इसको प्रिसाइड कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा फॉल्स, तो फॉल्स जो है पहला फॉल्स है क्योंकि 5 फरवरी दिया है, यह कौन सा होगा 5 मार्च, इसमें से दूसरा सही है, पहला जो है आपको फॉल्स है। तो इसका आंसर 58 का ये हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आपको देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए ऑन द 27th गांधी विजिटेड द वायसराय, ही हैड a 3 and 4.5 hour conversation with him। तो ये 27 को वायसराय से मिलते हैं, इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन मत जानिए। उसके बाद 28 29 को ये लोग जाते हैं और फाइनली जो है 5 मार्च 1931 को आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होम डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन पब्लिश होता है जो इन लोग का क्या डिसीजन हुआ है। याद रखिएगा यह है 5 मार्च 1931, न कि 5 फरवरी। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपको ऑप्शन है हु आर द लीडर ऑफ रंपा और मनियम रिबेलियन। तो रंपा रिबेलियन आपको साउथ इंडिया का था और इनको जो लीड किया करता है वो है अल्लरू सीताराम राजू। तो रंपा रिबेलियन ये आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान होता है और इसको लीड करता है अल्लरू सीताराम राजू। तो यह भी याद रखिएगा। रंपा या मनियम आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में 1922 से 1924 के दौरान हुआ था। इस विद्रोह के नेतृत्व करता अल्लरू सीताराम राजू थे। यह विद्रोही आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में था। तो यही विद्रोह आपको जैसे यहाँ पर बताए थे हनुमंतु वाला जंगल में जानवर को चराने नहीं दे रहा है और उसे टैक्स ले रहा है, उसी तरीके से जंगल में जो आदमी सब थे उस सबके सपोर्ट में ये अल्लरू सीताराम राजू ने किया था आपको विद्रोह। याद रखिएगा रंपा रिबेलियन का नाम याद रखिएगा जो आपको आंध्र प्रदेश में हुआ था 1922 में था। उसके लीडर कौन थे? अल्लरू सीताराम राजू। इन व्हिच ईयर हुआ था मद्रास फॉरेस्ट एक्ट इनेक्टेड। तो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जो है 1882 में इनेक्ट हुआ था। इसी के तहत जो था आपको जंगल में रहने वाले जो लोग थे वो पत्ता भी जंगल से नहीं छू सकते थे, जानवर को भी जंगल में नहीं चराने के लिए छोड़ सकते थे। तो ये फॉरेस्ट मद्रास फॉरेस्ट एक्ट का उनका डेट आपको याद रखना होगा 1882 में आया था। इसी फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ में हनुमंतु अल्लरू सीताराम राजू जो है आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज के विरोध में थे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आफ्टर द चौरा चोरी इंसिडेंट ऑन 5 फरवरी 1922 महात्मा गांधी हैड विथड्रॉन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वेयर इज द चौरा चोरी लोकेटेड। तो आपको बताया जो 1 अगस्त 1920 को जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो उसको आपको खत्म किया जाता है कि उसके खत्म करने का रीजन बताया जाता है चौरा चोरी इंसिडेंट जो आपको 5 फरवरी को होता है। चौरा चोरी इंसिडेंट जो 5 फरवरी को होता है कहां पर होता है? गोरखपुर में होता है। उसके बाद आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म किया जाता है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? आपको गोरखपुर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार हम लोग इसकी कहानी देख लेते हैं। देखिए 5 फरवरी है या 4 फरवरी नहीं, 5 फरवरी है। देखिए 5 फरवरी को क्या था? व्हेन ए कांग्रेस प्रोसेशन वाज टेकिंग प्लेस एट चौरा चौरी नियर गोरखपुर यूपी 21 कांस्टेबल एंड ए सब इंस्पेक्टर वर लस्ट बाय ए मॉब इनटू ए पुलिस स्टेशन एंड द मैन इन इट वर सेट फायर। तो 21 कांस्टेबल और उसके जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसको क्या किया जाता है? पुलिस स्टेशन में डाल करके उस पुलिस स्टेशन में उस आदमी सबके साथ मिलके उसको आग लगा दिया जाता है जिसमें सारे पुलिस वाले मर जाते हैं। ये कहां होता है? 5 फरवरी को होता है चौरा चौरी जो गोरखपुर में के बगल में। इसी के बाद ये जो आपको 5 फरवरी को चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ उसके बाद 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इंड हो जाता है। 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंड होता है। यह डिसीजन जो लिया जाता है बारदोली, गुजरात में जो बारदोली जगह है वहां पर यह आपको डिसीजन लिया जाता है जो महात्मा गांधी बोलते हैं हमसे हिमालयन ब्लंडर हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस मूवमेंट को महात्मा गांधी हिमालयन ब्लंडर बोले? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हिमालयन ब्लंडर बोले क्योंकि इसमें आदमी जो है अभी डिसिप्लिन नहीं है, वो नॉन वायलेंस तरीके से प्रोटेस्ट करना नहीं सीखा, तो महात्मा गांधी ने इसे हिमालयन ब्लंडर बोला। तो ठीक है, चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद 5 फरवरी को चौरा चौरी इंसिडेंट होता है, 12 फरवरी को बारदोली में आपको ये रिजोल्यूशन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है by which resolution was the formal announcement of withdrawal of non cooperation movement made। हमने आपको बताया 5 फरवरी को आपको पहले चौरा चोरी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बारदोली प्रपोजल, उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे तो उन्होंने बारदोली प्रपोजल के तहत 12 फरवरी को 12 फरवरी की डेट नहीं 12 फरवरी को फॉर्मली ये बोले तो अब से जो है यह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म किया जाता है। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ, वो 12 फरवरी 1922 को खत्म हो गया कहानी। अब हमारा जो है टॉपिक यहाँ पर चेंज होगा, सी अब 62 का क्या रहेगा? सी हो जाएगा। अगला है हु वर द फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी रिस्पेक्टिवली ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी व्हिच वाज फाउंड इन 1923। तो इसको हम लोग स्वराज पार्टी कहते हैं, वही कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी है। यह आपको जनवरी 1927 में बनता है और इसके लीडर कौन है? मोती, इसके लीडर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा प्रेसिडेंट होते हैं चित्तरंजन दास और सेक्रेटरी बनते हैं मोतीलाल नेहरू। यह किस 1922 में आपको गया जो बिहार में गया है वहां पर सेशन होता है कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट होते हैं चित्तरंजन दास। और उसके बाद ये लोग जो है आपको असेंबली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वह नहीं चाहता है कोई भी कांग्रेसी असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। क्यों? अभी तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सभी कांग्रेस लोगों ने यह रिजोल्यूशन लिया था जो हम गवर्नमेंट के साथ किसी भी चीज में कोऑपरेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी, गवर्नमेंट के किसी भी काम में सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सभी लोगों ने यह डिसीजन लिया था। अब महात्मा गांधी कैसे यह बोल दे जो हम लोग जो डिसीजन लिए थे 1920 में गवर्नमेंट के साथ किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन नहीं करेंगे, कुछ लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्वाइन करने का अलाउ कर दें। अगर कांग्रेस ही लेजिस्लेटिव असेंबली में चला जाएगा तो भारत के सारे लोग यह बोलेंगे जो स्टूडेंट सब सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा था, स्कूल में पढ़ा था, उससे तो आप
आम स्टूडेंट को निकाल दिया और खुद कांग्रेसी जो है वो क्या कर रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर चाय नाश्ता कर रहा है। तो आम आदमी को बोला जा रहा है जो आप गवर्नमेंट की किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट के एक्शन के साथ एसोसिएट नहीं होना, और कांग्रेस का लीडर जो है वो गवर्नमेंट के साथ चाय नाश्ता कर रहा है, तो यह तो विरोध हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी और कांग्रेस के जो लीडर थे, जो यंग लीडर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, यह नहीं चाहते थे जो कोई भी आदमी गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट हो। लेकिन जो आपको पुराने पुराने जो लीडर्स थे कांग्रेस के, वह चाहते थे जो हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के तहत गवर्नमेंट की असेंबली में शामिल हो। तो इसी बात पे डिबेट पर यह कांग्रेस खिलाफत पार्टी बना था, जिसके लीडर कौन थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ठीक है, यहाँ पर ठीक है, द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन गया इन दिसंबर 1922। तो यह पॉइंट सही है, एनुअल सेशन हुआ था। चित्तरंजन दास वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कन्वेंशन, यह भी पॉइंट सही है। उसके बाद सी राजगोपालाचारी वाज इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी इन दिस कन्वेंशन। तो इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी जो है, अब यह हमें सोर्स अभी तक नहीं मिला है और कहीं पे मुझे मिला भी नहीं, ये थर्ड पॉइंट सही है या गलत है मुझे भी नहीं मालूम है, सर्च करके हम आपको बताएंगे। तो यह 1 और 2 जो पॉइंट है, यह दोनों पॉइंट आपको सही है। इसका आंसर जो एडिटोरिया ने भी दिया है वो 64 का यही दिया है। थर्ड पर एडिटोरिया ने भी कुछ कमेंट नहीं किया। आपको एक चीज देखिए, तो कांग्रेस का जो पहला जो कांग्रेस 1885 में कांग्रेस बना था, तो उसका जनरल सेक्रेटरी जो था उस समय एओ ह्यूम था, और वो 1906 तक जनरल सेक्रेटरी बने। तो कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी का तो एक पोस्ट है, लेकिन हर साल कांग्रेस का जो जनरल सेक्रेटरी है उसका कहीं हमको अभी तक एक कंपाइल लिस्ट नहीं मिला जो उस साल के जनरल सेक्रेटरी कौन थे। प्रेसिडेंट तो हर साल का आपको मिल जाएगा गूगल पर इजीली, जो इस साल प्रेसिडेंट कौन है, लेकिन 1922 में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कौन थे या तो मुझे नहीं मिला। सर्च करेंगे, मिल जाएगा तो बताएंगे। तो इसमें याद रखिएगा 64 का 1 और 2 जो है आपको सही है, तो आंसर अभी ये मान के रखिए। एडिटोरिया भी यही दिया है, ठीक हो, थर्ड को कुछ कमेंट नहीं किया। अगला देखिए, fill in the blanks with the appropriate word given in the option. The Swarajist achieved remarkable success in the election held in November 1923. Of the 101 elected seats in the Central Legislative Assembly, they won how many? तो Central Legislative Assembly में जो 101 सीट था, उसमें से इन्होंने कितना सीट जीता था? तो याद रखिएगा, इन्होंने आपको 42 सीट ये जीता था। ये स्वराजिस्ट ने 42 सीट जीता था। उसके बाद who was the first Indian to be elected as president of the Central Legislative Assembly in 1925? तो फर्स्ट जो आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बना, यह आपको कब बना है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? यह 1925 में जो ना इसके प्रेसिडेंट कौन है? उस समय स्पीकर को प्रेसिडेंट बोला जाता था, याद रखिएगा स्पीकर को। तो यह बने थे विट्ठल भाई पटेल। ये कौन बने थे? विट्ठल भाई पटेल बने थे। अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान में स्वराज पार्टी ने अनेक उपलब्धियों को प्राप्त किया। 1927 ईस्वी के चुनाव में अच्छी सफलता तो उस दल ने प्राप्त की, साथ ही 1925 में केंद्रीय विधानसभा में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष निर्वाचित कराने में भी सफल थे। तो ये आपको बने हैं कौन सा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली कब बना और इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली कब बना, ये कमेंट करके हमको बताइए। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली कब बना और यह इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया, या इंपीरियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों एक ही चीज को निरूपित करता है, ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, द डिफीट ऑफ गवर्नमेंट ऑन पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928 वाज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द स्वराजिस्ट। तो याद रखिएगा, यह इसमें इंपॉर्टेंट है। द स्वराजिस्ट डिड नॉट सपोर्ट द डिमांड्स ऑफ टेनेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स इन बंगाल। तो यह भी याद रखिएगा, जो स्वराजिस्ट जो है आपको टेनेंट्स की डिमांड को सपोर्ट नहीं किया है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेनेंट्स की डिमांड को कांग्रेस के ज्यादातर लोग सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि कांग्रेस के जो ज्यादातर लीडर होते थे वह खुद बड़े जमींदार होते थे। कांग्रेस के जो ज्यादातर लीडर्स थे वह खुद जमींदारी बैकग्राउंड से आते थे, और इसलिए यह टेनेंट की डिमांड को उतना वैल्यूज नहीं दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर भी 1928 में जो ये लोग टेनेंट की डिमांड को प्रमोट नहीं किया है। तो इसका 67 का क्या हो जाएगा आंसर, जो है बी, ये आंसर जो है सी। ठीक है, यही रीजन है टेनेंट की डिमांड, जो किसान सभा अलग से बनता है, और किसान सभा को का जो मेंबर सभा लीडर सब उसको लगता है कांग्रेस जो है कभी भी किसानों की भलाई करने वाला नहीं है, इसलिए सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा बनाते हैं। पहले ऑल इंडिया किसान कांग्रेस ही था, लेकिन उसका नाम फिर ऑल इंडिया किसान सभा बनता, तो अलग कहानी है। ठीक, तो 68 देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय नो चेंजेस इन द रिलेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन 1920। तो इसका मतलब क्या है? ए ग्रुप इन्वॉल्वड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट व्हिच वाज अपोजिंग एंट्री इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो नो चेंजर, अभी हमने आपको बताया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सभी लोगों ने डिसीजन लिया था, जो हम लोग इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ कोई भी कॉपरेट नहीं करेंगे, उसके जो भी जॉब में है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब को छोड़ देगा, जो स्टूडेंट है वो ब्रिटिश स्कूल में नहीं पढ़ेगा। तो ये जो नो चेंजर्स थे, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग आपको नो चेंजर्स थे। और जो प्रो चेंजर्स थे, जो चेंजिंग चाहते थे, वो कौन थे? आपको इनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, और जो आपको सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, तो सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे सी आर दास, हाँ, वे लोग जाना चाहते थे। देखिए, तो दोनों जो एल्डर्स हैं वे लोग प्रो चेंजर्स हैं, और दोनों जो युवक हैं वे लोग क्या है? आपको नो चेंजर्स हैं। तो एक ग्रुप इन्वॉल्वड इन द इंडियन नेशनल। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा आपको देखने वाला, देखिए विट्ठल भाई पटेल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नो चेंजर है, विट्ठल भाई पटेल जो है वो प्रो चेंजर है, अच्छा तो जाना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू नो चेंजर है, उसके पिताजी मोतीलाल नेहरू जाना चाहते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस नो चेंजर है, उनके गुरु जी जो है सी आर दास हुए प्रो चेंजर। तो एक ही जगह के एक ही ग्रुप के आदमी जो है प्रो चेंजर नो चेंजर बना हुआ, तो बी हो गया, ये आपको समझा दीजिए। उसके बाद देखिए, पार्थेर देवी नोबेल इज रिलेटेड टू पार्थोर हो गया, पी ओ होगा। पार्थोर देवी जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा यह लिखा गया नोबेल है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है, और किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था उस थीम पर यह पार्थोर देवी नोबेल लिखा गया है, जो आपको अमेज़न पर मिल जाएगा। एक बार दिखाते देखिए, अभी फोटो बांग्ला भाषा में है। ठीक है, ये पार्थोर
दाबी बांग्ला भाषा का 250 रुपया मिलता है और किसके द्वारा लिखा है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। अगर बांग्ला भाषा आता है तो पढ़ सकते हैं आप। तो ये हो गया पार्थोदेवी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इन व्हिच ईयर द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस स्टार्टेड। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो है आपको स्टार्ट हुआ था किसके विरोध में? कम्युनिस्ट लीडर्स के विरोध में। कम्युनिस्ट लीडर्स के विरोध में आपको यह मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। तो याद रखिएगा मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के बाद तो औपनिवेशिक सरकार ने वर्ष 1929 में साम्यवादी विचारधारा वाले 32 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मेरठ संयंत्र केस का मुकदमा चलाया। गिरफ्तार किए गए लोगों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता और 3 ब्रिटिश साम्राज्यवादी भी थे। ये जो ब्रिटिशर्स जो था यह नहीं चाहता था कि भारत में कम्युनिस्ट की भावनाएं पहले कम्युनिस्ट लीडर को ज्यादा सपोर्ट मिले, तो कम्युनिस्ट लीडरों को यह मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के तहत जेल में डाला गया था। तो कब? यह 1929 ईस्वी में। याद रखिए 1920 ईस्वी के बाद जो भारत में ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट बातें ज्यादा फैला है, सोशलिस्ट की बातें ज्यादा फैली है। याद रखिएगा इन व्हिच ईयर वाज द ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी एस्टैब्लिश्ड। यह ऑल इंडिया पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी, तो यह भी याद रखिएगा यह आपको जो ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी है यह 1928 ईस्वी में एस्टैब्लिश होता है। यह कब एस्टैब्लिश होता है? इतना डेट इसका याद रखिएगा, इसके लीडर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यह पहले होता है 1928 ईस्वी में ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी एस्टैब्लिश है। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ कम्युनिटन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रशिया। तो जो आपको बताया कम्युनिस्ट पार्टी के जो है कम्युनिटन इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो रशिया का था, तो भारत से जो इसके पहले मेंबर बने वह कौन है? मानवेंद्र रॉय। याद रखिएगा नाम क्या है? मानवेंद्र रॉय, जो 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने, उनका नेतृत्व किया। तो यह 1920 के बाद ये बने हैं तो मानवेंद्र रॉय, तो यह भी नाम याद रखिएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के मेंबर बने। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस रिस्पेक्टिवली। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये जो है ये आपको 1920 ईस्वी में बनता है। आपको कौन बनता है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनता है 1920 में। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट है यह कौन है? लाला लाजपत राय, और सेक्रेटरी जो है दीवान चमनलाल। तो याद रखिएगा यह आपको 1920 ईस्वी में जो बनते हैं, इसका कौन है प्रेसिडेंट? लाला लाजपत राय और सेक्रेटरी दीवान चमनलाल। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। बॉम्ब ब्लास्ट इन सेंट्रल असेंबली, काकोरी ट्रेन रॉबरी, चिटगांव आर्मरी रॉबरी एंड सॉन्डर्स मर्डर्स। तो बॉम्ब ब्लास्ट इन सेंट्रल असेंबली जो था उससे पहले आपको होता है सॉन्डर्स का मर्डर होता है, उससे पहले होता है काकोरी ट्रेन रॉबरी। तो देखिए काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है यह आपको कब किया जाता है? तो 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को, पहले डेट देख लीजिए, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन रॉबरी होता है। इसको करने वाले कौन है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर करते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स जो है उनको मार दिया जाता है। एक बार यहाँ दिखा देते हैं इसका बैकग्राउंड स्टोरी। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए, फिर आप बैकग्राउंड स्टोरी बताएं। पहले देखिए देखिए उसके बाद आपको ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अपना नाम बदल लेता है और इसके तहत सॉन्डर्स को मारा जाता है। सॉन्डर्स को कब मारा जाता है? तो यह मारा जाता है आपको 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में मारा जाता है। किसके द्वारा ये मारे जाते हैं 17 दिसंबर 1928 को? तो भगत सिंह और शिवराम और राजगुरु। यह क्यों मारता है सॉन्डर्स को? तो जब साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन जब आया था तो लाला लाजपत राय को जो ब्रिटिश ऑफिसर था जेम्स एस्कॉट के कहने पर लाठी से मारा गया था। लाला लाजपत राय मर गए। तो भगत सिंह और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स थे उन्होंने डिसीजन लिया था जो हम लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेंगे। उसके मौत का बदला लेने के लिए जिस ऑफिसर ने लाला लाजपत राय पर डंडा चलवाया था उसको मारने के लिए ये लोग कहां पर? लाहौर में। उस ऑफिसर का क्या नाम था? जेम्स एस्कॉट। लेकिन भगत सिंह और राजगुरु जो है गलती से जो है सॉन्डर्स जो अभी 21 साल का ही आदमी था, नया ऑफिसर ज्वाइन होकर प्रोबेशन पीरियड में ही आया था, तो ये लोग गलती से सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं। तो इसको हम लोग लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं क्योंकि लाहौर में मरा सॉन्डर्स, मरा गलती से मरा लेकिन मर तो गया। तो यह इंसिडेंट कब होता है? 17 दिसंबर 1928। भगत सिंह को जो फांसी की सजा भी होती है 23 मार्च 1931 को, 23 साल की एज में, वो सॉन्डर्स को गोली मारने के कारण होती है। याद रखिएगा भगत सिंह को जो फांसी की सजा होती है सॉन्डर्स को गोली मारने के कारण ही होती है। तो सॉन्डर्स मर्डर लाहौर में कब हुआ था? 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुआ था। यह आपको समझ में आ गया। और यहाँ से भगत सिंह और शिवराम राजगुरु जो है गोली मारने के बाद भाग जाते हैं, लोग पकड़ाते नहीं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? आपको बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं सेंट्रल असेंबली में। फिर यह बॉम्ब ब्लास्ट कब करते हैं? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये 8 अप्रैल 1929 को ये दोनों मिलकर आपको सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट इन सेंट्रल असेंबली 8 अप्रैल 1929 को करते हैं। उसके बाद इनको पकड़ लिया जाता है, ये खुद गिरफ्तार हो जाते हैं। ये बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, खुद गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर इनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। काकोरी ट्रेन रॉबरी किसके द्वारा होता है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कानपुर में 1924 में बना, यह काकोरी ट्रेन रॉबरी करता है 1925 ईस्वी में। उसके बाद इसके ज्यादातर मेंबर हुए या तो गिरफ्तार हो जाते हैं या मार दिए जाते हैं। उसके बाद 1928 ईस्वी में यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है अपना नाम बदलता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाता है। किसके लीडरशिप में? तो चंद्रशेखर आजाद के लीडरशिप में। और यह जो नया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है 1928 में, यही जो है आपको सॉन्डर्स मर्डर करता है, बॉम्ब ब्लास्ट इन असेंबली करता है। उसके बाद ये लोग भी क्या करते हैं? 2-4 साल तक ये मेंबर रहता है, उसके सारे मेंबर मार दिए जाते हैं। इसी रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के मेंबर है आपको सूर्य सेन जो चिटगांव आर्मरी रॉबरी करते हैं। चिटगांव आर्मरी रॉबरी करते हैं। यह कब होता है? याद रखिएगा यह जो है आपको 18 अप्रैल 1930 को, 18 अप्रैल 1930 को ये इनका रॉबरी होता है, चिटगांव आर्मरी रॉबरी। इसमें सबसे पहले क्या है? काकोरी। उसके बाद सॉन्डर्स को मारा जाता है। उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट करके भगत सिंह को जेल हो जाता है। और जब भगत सिंह को जेल हो जाता है तो आखिरी में ये सूर्य सेन जो चिटगांव कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट के मेंबर थे, वे आपको चिटगांव में रॉबरी करते हैं और इसको भी पकड़ लिया जाता है, इसको भी मार दिया जाता है सूर्य सेन को। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो पहला कौन होगा? काकोरी। तो बी के बाद टी, उसके बाद ए और उसके बाद सी। तो इसका 74 का हो जाएगा आपको डी। यहाँ पे देखिए मास्टर दा वाज द पॉपुलर नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज। तो मास्टर दा के नाम से सूर्य सेन ही फेमस थे जिन्होंने आपको चिटगांव आर्मरी रॉबरी किया था।
व्हिच रिवॉल्यूशनरीज आल्सो हैव द अनदर नेम राम मोहम्मद सिख आजाद। तो यह नाम किसने धरा था? तो उधम सिंह, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो रिस्पांसिबल आदमी था उसको मारने के लिए लंदन गया था। तो उधम सिंह का ही नाम था राम मोहम्मद सिंह आजाद, अपना नाम बदल के ये फॉरेन गया था। ठीक है, ये देखिए, ये याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में बनता है, कानपुर में बनता है, और इसके जो मेंबर है राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सन्याल, ये सब मारे जाते हैं। 17 years जेल फॉर ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ, जब काकोरी रॉबरी होता है अगस्त 1925 में। बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी वेर हैंड। इनका एम क्या था? एम टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रिवॉल्यूशन टू ओवरथ्रो द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश इन इट्स प्लेस फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जैसे 1857 में रिबेलियन हुआ था, उसी तरीके से ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर यहाँ पर रिबेलियन करना चाह रहे थे और काकोरी रॉबरी करते, जिसमें ये लोग मारे जाते हैं। उसके बाद आपको 8 से 9 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला में, बीपीएससी में पूछा भी था, आप देखिएगा जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ पर बना था, तो यह भी याद रखिएगा, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बना था। कब बना था? 8 से 9 सितंबर 1928 को बना था। लीडरशिप चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद इसके मेंबर भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा। हाँ, तो ये सब है मेन, आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगवत बटुकेश्वर दत्त का नाम याद रखिएगा। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए, हु वाज कॉल्ड मुट्टादार। मुट्टादार कौन था? तो यह मुट्टादार जो था, ये विलेज हेड होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा साउथ इंडिया में टैक्स कलेक्शन करने के लिए आम किसान से, आम जो ट्राइबल लोग थे, जो जंगल में जिसका जानवर चल रहा है या जो जंगल से कुछ पत्ता भी चुन रहा, उससे जो टैक्स वसूलने वाला था, उसको हम लोग क्या बोलते थे साउथ इंडिया में? मुट्टादार। तो यह विलेज हेड होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिसर होता था ये मुट्टादार। ठीक है, याद रखिएगा, ये साउथ इंडियन नाम वर्ड है मुट्टादार। ठीक है, मुट्टादार ग्राम प्रधान, जिसे भूमि कर संग्रहित करने के लिए उपनिवेशी शक्तियों द्वारा मान्यता दी गई थी। तो ये मुट्टादार के साथ दुश्मन होगा, जो हमने सीताराम राजू का पढ़ा, और एक जो हनुमंता के बारे में पढ़े थे, जिसको 25 गोली मारा जाता है, उसके जानवर जो है जंगल में चरने के लिए चल जाता है, तो ये मुट्टादार उसी के कॉन्टेक्स्ट में समझाता है। ठीक है, व्हिच ट्रेन वाज लूटेड बाय रिवॉल्यूशनरीज इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी इन नवंबर 1925। कौन सा ट्रेन को लूटा गया था? तो याद रखिएगा आपको, यह जो ट्रेन लूटा गया था, यह था 8 डाउन ट्रेन। यह 8 डाउन ट्रेन था जो आपको लूटा गया था अगस्त 1925 ईस्वी में। ठीक है, व्हेन वाज हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी फॉर्म। तभी मैंने आपको बताया कानपुर में 1924 में यह फॉर्म हुआ था। यही आपको 1928 में क्या बन जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 तभी हो जाएगा। व्हेन एंड एट व्हिच प्लेस वाज चंद्रशेखर आजाद मार्टियर्ड इन एन एनकाउंटर विद द पुलिस। तो चंद्रशेखर आजाद को कहाँ मारा गया था? तो अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में मारा गया था। कहाँ, किस डेट को? तो 1931 ईस्वी में। आप इलाहाबाद में जाइएगा तो अभी भी पार्क है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो यह 80 का क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद ने खुद ही अपने आप को आखिरी गोली मार लिया था। ये तो हम लोग को कहानी मालूम है सबको। उसके बाद आइडेंटिफाई द रिवॉल्यूशनरी पेयर हु वर इन्वॉल्वड इन द बॉम्ब ब्लास्ट इंसिडेंट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929। तो हमने आपको बताया जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो 8 अप्रैल 1929 को चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, वो बम मारने के लिए नहीं फेंका था, क्योंकि कोई मरा नहीं, यह जस्ट लोगों को बताना चाह रहे थे इन अपनी फिलॉसफी, अपनी आइडिया। उसके बाद ये लोग जो होते हैं गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और आपको इनको फांसी की सजा किसको होती है? इसको होती है फांसी की सजा। भगत सिंह को फांसी की सजा होती है, बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं होती। भगत सिंह को भी इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए फांसी की सजा नहीं होती। हमने आपको बताया भगत सिंह को फांसी की सजा किस कारण होती है? जो सॉन्डर्स को जो लाहौर में मारा था, इस कारण इसे फांसी की सजा होती है। भगत सिंह को फांसी की सजा सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण नहीं होता। फांसी की सजा भगत सिंह को जो होता है वो होता है सॉन्डर्स को मारने के कारण। सॉन्डर्स को भी मारता है, एक भारतीय आदमी भी होता है सॉन्डर्स को बचाने के लिए जाता है, तो उसको भी मारता है। तो उसका नाम हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन वो जो मारा था चंदन सिंह और सॉन्डर्स विदेशी था, ऑफिसर था, और चंदन सिंह एक उसका सिपाही था। जब सॉन्डर्स को मारा गया तो चंदन सिंह भी भगत सिंह को पकड़ने के लिए दौड़ा, तो भगत सिंह जो है ये चंदन सिंह को भी गोली मार देता। तो 2 लोगों को मारने के चक्कर में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद है अंडर व्हिच केस वेयर द भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु प्रोसिक्यूटेड एंड गिवन डेथ सेंटेंस। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है। यह है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें यह जेम्स स्कॉट को मारने के लिए गया था, गलती से सॉन्डर्स को मार देता है, तो यह है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। उसके बाद है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द कोड बिलो। तो यहाँ पर कुछ कमिटी है, जो कमिटी किस चीज से रिलेटेड है यह आपको याद रखना होगा। तो याद रखिएगा यह जो मुदुमन कमिटी है, मुदुमन कमिटी जो 1924 ईस्वी में बना है, मुदुमन कमिटी 1924 ईस्वी में जो बना है, यह क्या चीज है? मॉनिटरिंग द फंक्शनिंग ऑफ डायरकी सिस्टम। उससे जो है इंडियन लॉ कमीशन, इंडियन लॉ कमीशन आपको 1927 ईस्वी में बनता है। इसका काम क्या था? प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स ऑन प्रोग्रेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। उसके बाद ली लिंथगो कमीशन, ली लिंथगो कमीशन 1926 ईस्वी में बनता है। इसका काम क्या है? टू एग्जामिन स्टेट ऑफ रूरल इकोनॉमी। और ली कमीशन जो है 1927 ईस्वी में बनता है। इसका काम क्या था? टू इन्वेस्टिगेट द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विस। तो यह सब कमीशन भी बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर कहां से हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। एक बार आप यहां पर ये देख लीजिए, यह जो है ये देखिए, ये चारों कमिटी का नाम दिया गया है। तो रिपोर्ट्स ऑफ रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया, इसको किसने पब्लिश किया था? तो ली कमीशन रिपोर्ट। याद रखिएगा रिपोर्ट्स ऑफ रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। उसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ रिफॉर्म इंक्वायरी कमिटी। तो मुदुमन कमिटी रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट्स ऑन रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमिटी जो है आपको मुदुमन कमिटी है। उसके बाद ली लिंथगो कमीशन रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ली लिंथगो कमीशन क्या है? रिपोर्ट्स ऑन स्टेट ऑफ रूरल इकोनॉमी, और जो है इसमें क्या है? ली लिंथगो एग्रीकल्चर इन इंडिया। उसके बाद बटलर कमिटी भी एग्जाम में पूछा जाता है, रिपोर्ट्स ऑन इंडियन स्टेट कमिटी, इंडियन स्टेट कमिटी जो बटलर कमिटी है। और आपको एजुकेशन कमिटी, ये तो छोड़ दीजिए, आपको ऑप्शन में नहीं है। तो
ये 4 कमिटी जो है इसका नाम आप एक बार 2 बार सुन के लिख लीजिएगा, याद आपको हो जाएगा। ये आप हो गया। अगला है, अब साइमन कमीशन पर हम लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। देखिए, व्हेन वाज साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? साइमन कमीशन जो आपको 1927 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, तो उसका एग्जैक्ट डेट क्या है? तो साइमन कमीशन आपको 8 नवंबर 1927 ईस्वी को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। याद रखिएगा, साइमन कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इसमें जो 7 मेंबर थे, इन द 7 मेंबर्स साइमन कमीशन, द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटेन लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी कितना था? तो याद रखिएगा, लिबरल पार्टी से आपको कितने थे? तो लिबरल पार्टी से इसमें एक आदमी था। 85 का क्या हो जाएगा? लिबरल पार्टी से एक मेंबर थे। उसके बाद 2 आदमी जो था वो लेबर पार्टी से था और कंजर्वेटिव पार्टी से 4 थे। तो अभी साइमन कमीशन पर ही अब अगला क्वेश्चन है, तो हम आपको साइमन कमीशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पर दिखा। देखिए, ये जो आपको बना है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इसी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का चेयरमैन कौन था? सर जॉन एल्सब्रुक साइमन। अब तो इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना, सर जॉन साइमन आपको नाम याद रखना है। यहाँ पर सबका नाम दिया है, बहुत बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम है जो एक पैराग्राफ में नाम ही इतना बड़ा लिखा गया है। ये देखिए, जो रिपोर्ट में एक आदमी का नाम है हैरी लॉसन वेबस्टर। इस आदमी का जो डेजिग्नेशन है कितना बड़ा डेजिग्नेशन है, जो इटली आया उसका कितना बड़ा टाइटल है। तो इतना बड़ा नाम हमको नहीं याद रखना, हम छोटा सा नाम याद रखेंगे। तो सर जॉन साइमन, ये लिबरल पार्टी का था, याद रखिएगा, सर जॉन साइमन यह लिबरल पार्टी का था। उसके बाद क्लेमेंट एटली जो था यह लेबर पार्टी का था, क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी का था। उसके बाद हेरी लेवी लॉसन जो था यह आपको कंजर्वेटिव पार्टी का, कंजर्वेटिव पार्टी का 4 जो आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद एडवर्ड कैडोगन जो था यह कंजर्वेटिव पार्टी का था। बर्नर्ड हार्टसन यह लेबर पार्टी का था। तो लेबर पार्टी का क्लेमेंट इटली और बर्नर्ड हार्टसन था। उसके बाद जॉर्ज लैंड फॉक्स और डोनाल्ड रोहार्ड जो है यह आपको कंजर्वेटिव पार्टी का था। आपको दिख रहा होगा, कंजर्वेटिव पार्टी के 4, लेबर पार्टी के 2 और जो चेयरमैन खुद था जॉन साइमन वह आपको लिबरल पार्टी का था। तो 4, 2, 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो आपको साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो देखिए, यह खुद जॉन साइमन लिखा है, वी पेड 2 विजिट टू इंडिया, द फर्स्ट लास्टिंग फ्रॉम 3 फरवरी 1928 टू 31 मार्च 1928। ये क्या लिखा है अपनी रिपोर्ट में? हमने रिपोर्ट बनाने के लिए 2 बार भारत गए। एक पहली बार 3 फरवरी को गए थे, जो 31 मार्च तक वहां पर रुके, एंड सेकंड फ्रॉम द 11th अक्टूबर 1928 टू 13 अप्रैल 1929। तो अगला क्वेश्चन आपको यही है, जो भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो भारत में साइमन कमीशन पहली बार 3 फरवरी को आया था। याद रखिएगा, भारत में साइमन कमीशन पहली बार जो है 3 फरवरी को आया। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, हम लोग क्वेश्चन को शिफ्ट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, तो साइमन कमीशन कब बना है? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बना है। उसके बाद सागर आलम जी, आपका कुछ बोलना है तो पूछ सकते हैं, लिखिए, हम पढ़ लेंगे, नहीं तो क्लास आपको मन में कुछ डाउट हो, कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ लीजिए, हम चैट पे आपका देख लेंगे, कुछ तुरंत बताने वाला होगा तो बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, व्हेन साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो बता दिए 8 नवंबर 1927। इन 7 मेंबर साइमन कमीशन हमने आपको दिखा दिया, जो कितने थे, 1 2 4। एक जो था आपको लिबरल पार्टी के, जो सर जॉन साइमन खुद लिबरल पार्टी से थे, फिर लेबर पार्टी का था 2 और कंजर्वेटिव पार्टी से 4 थे। व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया? यह भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यह कब रीच किया? तो यह रिपोर्ट में खुद लिख रहा है, जो हम 2 बार भारत आए थे, पहली बार 3 फरवरी 1928 को आया है और दूसरी बार कब आया था आपको? तो दूसरी बार का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रख सकते हैं, 11 अक्टूबर को आया था, फिर 13 अप्रैल 1929 तक रहता। ठीक है, तो ये हो गया आपको। तो व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया? तो 3 फरवरी 1928 को यह पहली बार यह रीच करता है इंडिया। उसके बाद इन 1928 लॉर्ड बिरकेनहेड चैलेंज्ड इंडियंस टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल फैक्शन एंड पार्टीज। हु वाज लॉर्ड बिरकेनहेड? तो यह कौन था? तो यह याद रखिएगा, यह आपको उस समय का जो है इंडियन सेक्रेटरी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट था। यह कौन था? इंडियन सेक्रेटरी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट था। ठीक है, यही सही है। इसने सबको चैलेंज किया था, जो जब सब भारतीय ने बोला कि साइमन कमीशन में कोई भारतीय मेंबर होना चाहिए, तो इनका कहना था जो भारत के लोग इतने अलग-अलग भाग में बटे हुए, इतना अलग-अलग सोच है, जो वे लोग अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकता। तो इसी के विरोध में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ और मोतीलाल नेहरू ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसको ऑल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इन दिसंबर 1928 वेयर वाज द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड टू रिव्यू द नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए आपको ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। यह ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था? नेहरू रिपोर्ट बना था। नेहरू रिपोर्ट क्यों बना? ये लॉर्ड बिरकेनहेड ने जब चैलेंज किया, जो भारतीय खुद से तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते हैं, उसी के चैलेंज में नेहरू रिपोर्ट बना था। इसका 88 का आंसर जाएगा आपको, 88 का आंसर जाएगा ए। हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया? अब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग दिसंबर 1928 में पब्लिश किया गया था नेहरू रिपोर्ट, और जो मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया था। याद रखिएगा, इसमें डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया गया था, इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी की बातें नहीं की गई थी। तो जो नए युवक जो थे कांग्रेस के, युवक मतलब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, यह चाहते थे जो भारत में नेहरू रिपोर्ट जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड करे, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड नहीं किया जाता। इसलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अपना एक अलग पार्टी बना लेते हैं अप्रैल 1928 में ही, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इनका डिमांड था जो भारत में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड हो, लेकिन इनके पिताजी जो है इनका डिमांड नहीं मानते हुए, अलग बात है। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग अप्रैल 1928 में बनाया जाता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड के लिए, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद when and where did कांग्रेस पास द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज? तो कांग्रेस जो है आपको पूर्ण स्वराज का प्रपोजल कब देता है? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसमें आपको कौन बनते हैं प्रेसिडेंट? तो जवाहरलाल नेहरू ही लाहौर अधिवेशन के प्रेसिडेंट होते हैं, और यहीं पर पहली बार यह डिसीजन लिया जाता है, जो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बातें करना है, और हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं,
पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, या आप कमेंट करके बताइएगा। और ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो प्रपोजल होता है, यह इसी लाहौर अधिवेशन में लिया जाता है। तो हम लोग जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हुए हमारा पुराना स्वतंत्रता दिवस था। तो अगर कोई पूछे 26 जनवरी क्या है, तो स्वतंत्रता दिवस। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस था। हाँ? और हम लोग 1930 से लेके आपको 1950 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया। उसके बाद हम लोग 26 जनवरी को बाद में गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया। तो जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस क्यों बना, क्यों 25 को नहीं बना? तो यहीं पर लाहौर अधिवेशन में यह डिसीजन लिया गया था, जो जनवरी महीना में जो आखिरी संडे होगा, आखिरी संडे, उस दिन पूरे भारत के लोग झंडा फहराएंगे। तो 1930 में जनवरी में आखिरी संडे 26 जनवरी को होता है। तो इसी से ये 26 जनवरी का डेट आया। समझ में आई बात है? 26 जनवरी का डेट जो है आपको कहां से आया? जो 1930 ईस्वी में जो आखिरी संडे था जनवरी महीने में, वो आखिरी महीने जो जनवरी महीने का जो आखिरी सप्ताह था, उसका जो आखिरी संडे था, वो 26 जनवरी था। तो इसी से 26 जनवरी का डेट गया। तो 90 का क्या आंसर देगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे आंसर 90 का। उसका है, कंसीडर द फॉलोइंग रीजन एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन असम डिड नॉट गेट एज मच सपोर्ट एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिस वाज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी डिवाइसिव इश्यूज। तो यह याद रखिएगा, यह पॉइंट आपको सही है। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जितना सपोर्ट प्राप्त किया था असम में, उतना यह आपको जितना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सपोर्ट प्राप्त किया था, उतना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं प्राप्त किया। क्यों? देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय आपको याद होगा जो मुस्लिम लोगों का भी सपोर्ट मिला था। और असम जो है, जब बंगाल विभाजन हो गया था, तो वहां बहुत सारे मुस्लिम लोग थे और वे लोग नहीं चाहते थे जो हिंदू का जो प्रपोजल है कांग्रेस को, वो लोग हिंदू का पार्टी मानते थे। तो वे लोग वहां पर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। तो याद रखिएगा, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपको हिंदू मुस्लिम सपोर्ट मिल रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जितना हिंदू मुस्लिम सपोर्ट आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में था, उतना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं था। मुस्लिम लीग जो थे, मुस्लिम लीग से जो रिलेटेड जो लीडर्स थे, मुस्लिम जो लोग थे, वे लोग नहीं चाहते थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उतना सक्सेसफुल हो सके। इसलिए आपको जो प्रेजेंट बांग्लादेश है, असम वाला इलाका है, वहां से इनको सपोर्ट नहीं मिला था। दिस वाज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी डिवाइसिव इश्यूज। तो यह भी आपको पॉइंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला है, in April 1930, Chakrabarti Rajagopalachari started the salt march from Tiruchirappalli to Badaranam on the coast of dash of Tamil Nadu। तो यह याद रखिएगा, जो अप्रैल 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है तंजौर कोस्ट पर साल्ट मार्च करते हैं। कहां करते हैं? तंजौर कोस्ट पर। उसका Nakhas found was selected for breaking the law by making salt in Patna during the civil disobedience movement under whose leadership was the salt broken। तो अब बिहार में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है, उसको जो उसका पटना में जो किसने लीड किया, तो वह अंबिका कांत सिन्हा। तो पटना में तो बिहार क्योंकि यहाँ पर कोई समुद्र था नहीं, यहाँ के लोग जो है छोटे छोटे तालाब के सामने ही सिंबॉलिक रूप से नमक बनाने का कोशिश किए हैं। तो यह नखास पॉइंट जो पटना में है, वहां पर यह लीडरशिप किसने किया? तो अंबिका कांत सिन्हा ने किया। आप लोग से यह क्वेश्चन है, जो बिहार में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट होता है और उसको कौन स्टार्ट करता है? क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिएगा, बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन है, बिहार में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट होता है और उसको कौन स्टार्ट करता है? आप लोग को बता देते, पटना में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग नहीं होता है बिहार में, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता है। लीडर भी जो स्टार्ट करता है वो अंबिका कांत सिन्हा नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, जो बिहार में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस डेट को, कहां पर, किसने स्टार्ट किया। ठीक है। अगला है, द मोस्ट इंटेंस रिएक्शन टू द साल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस ऑन 21 मार्च इन धरसाना, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्वड इन द सत्याग्रह। धरसाना अभी तो गुजरात में चला गया, उस समय महाराष्ट्र में था, गुजरात तो बाद में डिस्ट्रिक्ट बना। तो ये धरसाना में जो साल्ट सत्याग्रह हुआ था, इस कौन इसमें इन्वॉल्व नहीं था? याद रखिएगा, आपको सरोजनी नायडू थी, मनीलाल जो था, के मुंशी नहीं थे। के मुंशी इसका हो जाएगा 94 का आंसर, के मुंशी इसमें नहीं थे। और इमाम साहब थे, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा के मुंशी नहीं थे। ठीक है। उसके बाद people irrespective of religion, age, gender, were to popularize the civil disobedience movement. The children have found the Bana Sena what type of army did the girls form। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बना, तो उसमें बच्चे जो है अपना एक सेना बनाए। तो बच्चे के सेना का जो लड़का था, उसका सेना का नाम था बाना सेना, और लड़कियों का जो सेना था, उस सेना का नाम क्या था? तो मंजरी सेना या कैट सेना, कैट आर्मी। तो मंजरी सेना या कैट आर्मी के नाम से लड़कियों की सेना थी, याद रखिएगा। और लड़कों की सेना जो था, बाना सेना या मंकी सेना। ठीक है। आप जो लोग भी देख रहे हैं, तो जरूर वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, ना अच्छा लग रहा हो तो एकदम लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो तो जरूर बताइए। सागर आलम जी, आपने हेलो लिखा है, कुछ आपको पूछना है तो लिख के बताइए, अदरवाइज आप हमसे व्हाट्सएप टेलीग्राम के द्वारा भी जुड़ के कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पीपल इररेस्पेक्टिव। तो इसमें हमने बता दिया, जो बच्चों जो लड़कों का सेना था उसको बाना सेना कहते थे, और जो छोटी लड़कियों का भी सेना था उसको मंजरी सेना कहते थे। मंजरी सेना का ही दूसरा नाम था कैट सेना, बिल्ली सेना। तो लड़कियों की सेना बिल्ली सेना, लड़कों की सेना बंदर सेना। तो यह भी याद रखिएगा। अगला है, गांधी मार्च वाज लाइक नेपोलियन कैंपेन फ्रॉम एल्बा टू पेरिस। तो नेपोलियन जैसे एल्बा से पेरिस गया था, उसका जितना इंपॉर्टेंस था यूरोपियन हिस्ट्री में, वैसे ही गांधी जी का दांडी मार्च का इंपॉर्टेंस है। यह स्टेटमेंट किसने कहा? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। आंसर इसका डी हो जाएगा। When was the design of present Indian national flag first adopted? तो फर्स्ट जो अभी जो हम लोग अपना झंडा देख रहे हैं, उसका डिजाइन जो है आपको कब एडॉप्ट किया गया था? तो कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931 में यह एडॉप्ट किया गया था। तो यह याद रखिएगा। एक बार हम लोग इंडिया का जो फ्लैग है उसको आप दिखाते हैं, अभी के फ्लैग उस टाइम के फ्लैग में क्या अंतर है। ये देखिए, अभी हमारा 1947 का ये झंडा है, या 1931 का झंडा। 1931 के झंडा में बीच में चरखा था, और अभी के दिन में चरखा नहीं है, अभी केवल ये चक्र है। यह 1931 का झंडा, ये झंडा 1931, और तो 31 का झंडा है, एग्जैक्ट 47 से नहीं है, लेकिन ये मिलता जुलता है झंडा। 1907 में देखिए झंडा कैसा था, 1917, सॉरी।
तो 1947 में जो अभी हमारा झंडा है उसका बेसिकली 1931 के झंडा से लिया गया। 31, 1906, 1907 सबसे झंडा से हमारा झंडा नहीं लिया गया। ठीक, अगला देखते हैं। How many seats were reserved in the provincial legislature for Dalit in Bihar and Odisha on the basis of historic Pune Pact on 24 September 1932? जो पूना पैक्ट होता है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा, उसके तहत जो दलित है उसके लिए सीट रिजर्व होता है। याद रखिएगा, उनके लिए सीट रिजर्व कर देता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सेपरेट इलेक्टोरेट की बातें करता है, लेकिन महात्मा गांधी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की पॉइंट को हटा करके दलित के जो लीडर थे बी आर अम्बेडकर, उनको राजी कर लेते थे, आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत मांगिए, आप रिजर्वेशन मांग लीजिए। तो रिजर्वेशन मिल जाता है इन बी आर अम्बेडकर को। तो इसमें 98 का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, 1909 में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, यह तो सबको मालूम है। 1919 में किसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला और 1935 में किसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, यह आप कमेंट करके बताइएगा। 1919 में तो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, 1909 में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, यह पॉइंट सबको मालूम है जो थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ा है। लेकिन 1919 में किसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला और 1935 में किसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, यह आप लोग कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद है ऑन अगस्त 16, 1932 अंडर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, रामसे मैकडोनाल्ड हैड अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड। हु वाज रामसे मैकडोनाल्ड? तो रामसे मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड दिया था, जिसके तहत आपको डिप्रेस्ड क्लास, लेबर और महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो इसका आंसर करिए, रामसे मैकडोनाल्ड कौन था? उस समय वहां का प्राइम मिनिस्टर था। तो याद रखिएगा 1909 में सबसे पहले हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिए थे? तो हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दिए थे 1909 में। उसके बाद 1919 में हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिए? तो 4 कैटेगरी के लोगों को दिए। एक सिख को दिए, उसके बाद हम लोग दिए यूरोपियन को दिए, उसके बाद इंडियन क्रिश्चियन को दिए और चौथा दिए थे एंग्लो इंडियन को। पहले फिर बता दें, एक सिख को दिए, सिख तो अलग ही रिलीजन हो गया। अब जो क्रिश्चियन है उस क्रिश्चियन को 3 भाग में बांटे। एक जो इंडियन क्रिश्चियन था, उसके बाद एक जो यूरोपियन क्रिश्चियन था और जो एक ब्रिटिश का क्रिश्चियन था। तो क्रिश्चियन को भी हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं, और एक जो ब्रिटिश का क्रिश्चियन, एक इंडियन क्रिश्चियन और एक आपको दूसरे यूरोपियन कंट्री का क्रिश्चियन। तो जैसे 1909 में मुसलमान को हम सेपरेट इलेक्टोरेट दिए, 1919 में हम सिख और क्रिश्चियन को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए, सिख को 3 भाग में बांट दिए। उसी तरीके से 1935 में हम लोग जो है किसको सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं? उस समय हम 3 और कैटेगरी के आदमी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं। किसको सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं? महिलाओं को दे रहे हैं, लेबर को दे रहे हैं और डिप्रेस्ड क्लास को दे रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये कौन दे रहा है? ब्रिटिश दे रहा है, हम मतलब ब्रिटिश दे रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो है यह राजी कर लेता है, इसको किसको राजी कर लेता है? बी आर अम्बेडकर को, आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत लीजिए, आपको हम रिजर्वेशन दे देंगे। तो यह कहानी होता है। तो यहाँ पर ठीक है। तो ये जो रामसे मैकडोनाल्ड कौन था? रामसे मैकडोनाल्ड आपको प्राइम मिनिस्टर था 1929 से लेकर 1935 तक। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। By which ship did Gandhi leave for London to attend the second round table conference as the sole representative of Congress? तो महात्मा गांधी जो इरविन समझौता के बाद जाते हैं लंदन में अकेले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो किस जहाज पर जाते हैं? तो इस जहाज का नाम है राजपुताना। कब जाते हैं? 29 अगस्त 1931। 29 अगस्त 1931 को यह जाते हैं राजपुताना से। उसके बाद which of the following Congress leader traveled from Calicut to Panyar in the Malabar region? तो यह कौन सा था? कालीकट टू पन्यार मालाबार रीजन में साल सत्याग्रह के दौरान जाते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, के केलप्पन जो लीडर है वो गया। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिसीज इमीडिएटली आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद क्या होता है, क्या पॉलिसी? तो बिगिनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करने लगते हैं कांग्रेस लीडर। स्टार्ट ऑफ स्ट्रगल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, यह भी पॉइंट सही है आपको। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मींस से स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। ये लोग फिर क्या करते हैं? 1935 में जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1935 आता है, फिर 1937 का भी इलेक्शन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो याद रखिएगा, स्टार्ट ऑफ स्ट्रगल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, एफर्ट टू कंटिन्यू द मास मूवमेंट, इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। कुछ लोग जो है आपको रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की तरफ भी इंक्लाइन होते हैं, जिनको लगता है जो कांग्रेस का पॉलिसी, महात्मा गांधी का पॉलिसी उतना सही नहीं है। तो यह जो है आपको डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसका क्रिटिसाइजिंग द रिटर्न ऑफ व्हिच मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड इट्स सरेंडर ऑफ आइडियल्स। तो किस जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म किया जाता है, तो इसके क्रिटिसाइज करने में कहते हैं जो सरेंडर ऑफ आइडियल्स किसके लिए है? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिस्पेक्ट में ये बोला गया किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया। Which of the following statement is wrong regarding the main provisions of Government of India Act 1935? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखिएगा। इसी एक्ट के आधार पर हमारा भारतीय संविधान अधिकार मेनली माना जाता है बना। तो यह इट वाज मैंडेटरी टू इंक्लूड ऑल ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ऑल इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट इन द प्रपोज्ड फेडरेशन। तो 1935 में एक फेडरेशन बनाने की बात की गई थी, सेंट्रल लेवल पर एक फेडरेशन बनाने की बात की गई थी, जो फेडरेशन कभी बना नहीं। इस फेडरेशन को बनाने के लिए यह जरूरी नहीं था जो प्रिंसली स्टेट उसमें इंक्लूड, जो फेडरेशन का प्रपोजल दिया था उसमें यह मैंडेटरी था जो ब्रिटिश प्रोविंस उसमें इंक्लूड होगा, चीफ कमिश्नर प्रोविंस तो जरूर शामिल होगा, लेकिन फेडरेशन जो बनेगा उसमें प्रिंसली स्टेट को शामिल होने की कोई मैंडेटरी नहीं था। वैसे ये फेडरेशन कभी बना नहीं और इसमें प्रिंसली स्टेट का पॉइंट याद रखिएगा, मैंडेटरी नहीं था। अगर केवल ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड ऑल इंडियन प्रोविंस अगर चाह लेता तो आपको बन सकता था, लेकिन फेडरेशन का कभी कंसेप्ट आया नहीं, कभी बना नहीं। तो ये जो है ऑप्शन ए आपका इसमें गलत है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट का मैंडेटरी नहीं था। ऑल द सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यह बात सही है। अभी भी हमारा जो लिस्ट है इसको हम लोग सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में देखते हैं। ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड टू द प्रोविंस, तो ऑटोनॉमी ग्रांट किया गया था प्रोविंस को, ज्यादातर पावर जो था प्रोविंस को दिया गया था। ऑल मेंबर्स वेयर डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, वुमेन वेयर आल्सो गिवन राइट टू वोट जस्ट लाइक मैन, तो वुमेन को भी आपको वोटिंग राइट दिया गया था जस्ट लाइक मैन, एंड ऑल मेंबर्स वर डायरेक्टली इलेक्टेड। तो यह भी पॉइंट सही है। उसके बाद कंसीडर
the following statement with respect to government of India in 1935. The aim of British movement was to attract the liberals and constitutional moderates who had lost their public support during the civil disobedience movement to the government through reform. तो यह पॉइंट सही है। जो ब्रिटिशर्स यह चाह रहा था, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में विश्वास रखने वाले लोग, जैसे मुस्लिम लीग, जैसे बी आर अम्बेडकर और भी बहुत सारे लिबरल्स एसोसिएशन थे, उन लोगों को गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट किया जाए, क्योंकि अगर ये लोग गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो ब्रिटिश का जो साम्राज्य एम्पायर भारत में और 200-400 साल चल सकता था। तो इसी माइंडसेट को रखकर ये बनाया गया था। कांग्रेस सपोर्टेड द 1935 एक्ट एंड कॉन्टेस्टेड द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन। याद रखिएगा, कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था, कांग्रेस ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, पार्टिसिपेट किया जरूर लेकिन सपोर्ट नहीं किया। थ्रू दिस द डायरकी रूल रिकमेंडेड बाय साइमन कमीशन वाज इम्पोज्ड ऑन द सेंटर। तो साइमन कमीशन ने आपको डायरकी रूल जो है सपोर्ट नहीं किया था, साइमन कमीशन ने डायरकी रूल सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन आपको सेंटर में डायरकी रूल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर ये जो है थर्ड गलत है और सपोर्टेड सेकंड भी गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। इसमें जो है ए सही है, तो इसमें से पूछा फॉल्स स्टेटमेंट कौन है, तो बी इसका 105 का आंसर जो है बी हो जाएगा आपको फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937। तो प्रोविंशियल इलेक्शन जो 1937 में जो हुआ, उसमें कांग्रेस कॉन्टेस्टेड इलेक्शन इन 716 सीट्स आउट ऑफ 1161 एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट विद मेजॉरिटी इन 7 प्रोविंस। तो याद रखिएगा, उसने 6 प्रोविंसेस में आपको मेजॉरिटी बनाया था। तो ये ऑप्शन गलत है। महात्मा गांधी सपोर्टेड कांग्रेस थ्रू इलेक्शन रैली। महात्मा गांधी कभी भी किसी भी इलेक्शन रैली में नहीं गए, महात्मा गांधी कभी भी किसी पॉलिटिकल पावर के सीट में नहीं गए। महात्मा गांधी एक अलग टाइप के लीडर थे, वो केवल 1900 जो है एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन ये कभी किसी को भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करते। कांग्रेस में कभी यह जो है कोई सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अर्थात इलेक्शन इन्होंने कभी नहीं लड़ा और कभी सपोर्ट भी किसी के लिए बोला नहीं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी सपोर्टेड कांग्रेस थ्रू इलेक्शन रैली कभी नहीं। तो ये दोनों गलत है, क्योंकि 6 मेजॉरिटीज में इनको मिला था। इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू स्टेटमेंट। तो नीदर 1 और नीदर 2, तो 106 का आंसर जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है, which of the following statement is false regarding civil liberties after the provincial election of 1937? Civil liberties, restriction imposed on press were abolished। याद रखिएगा, यह पॉइंट सही है, restriction imposed on हटा लिया गया था। Seized weapons were returned in Madras, land confiscated during civil disobedience was returned to the farmers। यह नहीं किया गया था। Along with political prisoners, jail revolutionaries were also released। तो जो political prisoners थे, jail revolutionaries, तो उसको रिलीज किया गया था, लेकिन मद्रास में जो land confiscate किया गया था उसको रिटर्न नहीं किया गया था। याद रखिएगा। उसके बाद in which of the following states did the Congress form the cabinet in the provincial election 1937? तो कहाँ पर इसमें कांग्रेस ने अपना बनाया था गवर्नमेंट। याद रखिएगा, जो कहां पर बनाया था, 108 का आंसर हो जाएगा बॉम्बे में बनाया था, उसके बाद मद्रास में बनाया था, उसके बाद आपको सेंट्रल प्रोविंस में बनाया है और उड़ीसा में बनाया। आप हमको कमेंट करके बताइएगा जो पंजाब में कौन बनाता है और मद्रास में कौन बनाता है। इस वजह से इसका आंसर करेगा 1 2 4 5। तो 1 2 4 5 जो है आंसर करेगा ऑप्शन बी। मद्रास में पंजाब में कांग्रेस ने नहीं बनाया तो किसने बनाया, असम में कांग्रेस ने नहीं बनाया तो किसने बनाया, किस पार्टी ने बनाया था, उसके बाद बंगाल में किस पार्टी ने बनाया था। उसका which of the following agricultural reform did Congress make after formation of provincial government? Relief from indebtedness, reduction in land revenue rates, efforts to end जमींदारी सिस्टम। तो यहाँ याद रखिएगा, रिलीफ टू इंडेपेंडेंस यह था, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू रेट्स था, लेकिन जमींदारी सिस्टम को खत्म करने का कोशिश इन्होंने नहीं किया। हमने आपको पहले ही बताया, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर खुद जमींदार थे, तो ये जमींदारी सिस्टम को खत्म करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा 1 और 2 जो है, थर्ड जो है इसका सही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अच्छा परमिशन टू ग्रेज एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, ये तो बात सही, परमिशन टू ग्रेज। तो 1 2 4 सही है, इसका जमींदारी खत्म करने का इन्होंने कोशिश नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, द प्रोविंशियल कांग्रेस कैबिनेट डिसॉल्व्ड द मिलिटेंट ट्रेड यूनियन स्ट्राइक इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड प्लेड द रोल ऑफ मेडिएटर फॉर देम एज फार एज पॉसिबल। तो जो ट्रेड यूनियन का स्ट्राइक था उस सबको ये लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते थे, कांग्रेस के लीडर सब, और मेडिएटर के रूप में काम करते थे, किसके बीच में, जो लेबर और जो कंपनी का मालिक था। तो ये पॉइंट सही है, प्रोविंशियल कांग्रेस कैबिनेट। जवाहरलाल नेहरू वाज अनहैप्पी विद द बिहेवियर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज टुवर्ड द मास प्रोटेस्ट। तो यह भी पॉइंट सही है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 110 का। आपको दोनों पॉइंट जो है सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन यह नहीं कर। इस तरीके से हम लोग का जो है आज 60 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया। उम्मीद है यह डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग किसी एक क्वेश्चन है 1937 में कितने प्रोविंस के लिए इलेक्शन किया गया था, यह कमेंट करके बताइए। जैसे हमने आपको बताया कि 6 प्रोविंस था जिसमें कांग्रेस ने मेजॉरिटी से साथ अपना मिनिस्ट्री बनाया। तो कौन कौन सा प्रोविंस का नाम था, कितने प्रोविंस थे, यह भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा आंसर। अगर मालूम चल जाए तो हमको कमेंट करके बताइएगा। अभी तक अगर कोई देख रहे हैं तो जरूर, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे जुड़ के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब के द्वारा जुड़ के आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको इस डिस्कशन से जुड़ी हुई पीपीटी, पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम के द्वारा जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलते हैं, इसके बचे हुए 40 क्वेश्चन को कल हम लोग डिस्कशन करेंगे।